नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन जीएफआर 2017। मतलब कि केंद्र सरकार में खरीद प्रक्रिया पर आधारित क्वेश्चंस आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। अगर आप इन पदों के लिए उम्मीदवारी रखते हैं तो परचेज प्रोसीजर पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। और नॉलेज मंडली ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है वो अवेलेबल करवा रही है। परचेज प्रोसीजर पर बेस्ड एक कंप्लीट सीरीज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें। जीएफआर पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उनको भी आप देखें। और साथ में ही आपके सिलेबस से रिलेटेड जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी चैनल पर अवेलेबल है। आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और अपने कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉलेज मंडली एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे कंटेंट अवेलेबल करवा रही है। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली है वो ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट आपको प्रोवाइड करती है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 161। रेलवे का विनियोजन लेखा निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ रेलवेज इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रेलवे में जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है या विनियोजन लेखा है, कौन तैयार करेगा? इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं। ए रेल मंत्री, बी वित्त आयोग रेलवे बोर्ड, सी अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, डी महाप्रबंधक रेलवे बोर्ड। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। रेलवे का विनियोजन लेखा है वो तैयार करेंगे अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। मतलब कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ रेलवेज इज प्रिपेयर्ड बाय चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। संघ सरकार का विनियोजन लेखा सिविल सीजीए द्वारा किसे प्रस्तुत किया जाता है? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। टू होम इज द अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिविल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट प्रेजेंटेड बाय द सीजीए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए संसद को, भारत के राष्ट्रपति को, सी भारत के वित्त मंत्री को, डी भारत के प्रधानमंत्री को। किसको फिर किसको पेश किया जाएगा? अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिविल है वो सेंटर गवर्नमेंट में सीजीए के द्वारा किसको प्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है ए, संसद को। संघ सरकार का विनियोजन लेखा सिविल सीजीए द्वारा किसे प्रस्तुत किया जाएगा? संसद को प्रस्तुत किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देख लीजिए। 163 सीजीए द्वारा तैयार किए गए वित्त लेखा नामक सरकार के वार्षिक लेखों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रति हस्ताक्षर किए जाते हैं? द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट कंटेनिंग द फाइनेंस अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय सीजीए आर काउंटर साइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से कौन होगा जो काउंटर साइन करेगा जिसमें कि सीजीए द्वारा तैयार वित्त लेखा है सरकार के लिए, वार्षिक लेखे के लिए जो काउंटर साइन है वो किए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए भारत के मंत्रिमंडल सचिव, बी निदेशक व्यय विभाग, सी सचिव व्यय वित्त मंत्रालय, डी वित्त मंत्री। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सचिव व्यय वित्त मंत्रालय। जो सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो काउंटर साइन करेंगे किस पर? जो एनुअल अकाउंट तैयार किया जाता है सीजीए के द्वारा, जो कि फाइनेंस अकाउंट्स में शामिल होता है, तो वहाँ सचिव व्यय वित्त मंत्रालय है वो साइन करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 164। प्रमाणित वार्षिक लेखे और लेखों से संबंधित रिपोर्टें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत की जाएंगी? सर्टिफाइड एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स विल बी सबमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन देख लेते हैं। ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। प्रमाणित वार्षिक लेखे और लेखों से संबंधित रिपोर्टें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किसे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी।
अगला सवाल 165, सामान्य वित्तीय नियमावली की दृष्टि से व्यक्तिगत जमा खाता कौन सा है? व्हाट इज ए पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स? ऑप्शंस आर: ए बचत बैंक खाता, बी किसी नामित अधिकारी द्वारा किसी लेखे में जमा प्राप्त करना और आहरण करना, सी लेखा अधिकारी की व्यक्तिगत बही, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, किसी नामित अधिकारी द्वारा किसी लेखे में जमा प्राप्त करना और आहरण करना, ये कहलाता है पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जो भी नामित अधिकारी होगा, नॉमिनेटेड ऑफिसर होगा, जहां पर कि वो लेखे में जमा कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, निकाल सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट कहलाएगा। जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अनुसार इसको हम पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट बोलेंगे, सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल 166, बिना कोटेशन के माल का क्रय किस सीमा तक किया जा सकता है? परचेज प्रोसीजर पर बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से मिलेंगे। परचेज ऑफ गुड्स विदाउट कोटेशन मे बी डन अप टू ए लिमिट ऑफ, ऑप्शन देख लेते हैं। ए रुपये 20,000, बी रुपये 25,000, सी रुपये 10,000, डी रुपये 8,000। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, रुपये 25,000, मतलब कि 25,000 रुपये तक की खरीद है, आप कर सकते हैं। 25,000 तक की खरीद कर सकते हैं। क्या खरीदने के लिए? बिना कोटेशन के आप माल खरीद रहे हैं तो 25,000 रुपये तक का आप एक समय में परचेज कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 167, क्रय समिति द्वारा उचित स्तर के 3 सदस्यों द्वारा माल की खरीद अधिकतम तक की जा सकती है। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। परचेज ऑफ गुड्स बाई द परचेज कमिटी बाई 3 मेंबर्स ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल कैन परचेज अप टू, मतलब कि लोकल परचेज कमेटी है वो बनाई जाती है जिसमें कि 3 मेंबर्स हैं, वो कम से कम होने चाहिए अप्रोप्रिएट लेवल के। और वो लोकल परचेज कमेटी है वो कितने रुपए तक की खरीद कर सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 25,000 रुपये से ऊपर और 2.5 लाख रुपए तक, बी 20,000 रुपये से ऊपर और 1 लाख रुपए तक, सी 15,000 रुपये से ऊपर और 80,000 रुपये तक, डी 15,000 रुपये से ऊपर और 1.5 लाख रुपए तक। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर? सही उत्तर हो जाएगा ए 25,000 रुपये से ऊपर और 2.5 लाख रुपए तक। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि बिना कोटेशन पर आप 25,000 रुपये की खरीद कर सकते हैं, परंतु अगर आपको कोई माल ज्यादा खरीदना है जहां पर आपको लोकल परचेज कमेटी है वो बनानी होगी, जो 25,000 रुपये से लेकर के और 2.5 लाख रुपए तक की खरीद कर सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? लोकल परचेज कमेटी बनानी होगी जो कि मार्केट सर्वे करके और एक सर्टिफिकेट भी देंगे वो अधिकारी। मार्केट सर्वे करके और परचेज करेंगे एक बार में, 25,000 रुपये से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की खरीद करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 168, विज्ञापन द्वारा निविदा के आमंत्रण का उपयोग कितनी अनुमानित खरीद मूल्य के लिए किया जाना चाहिए? इनविटेशन टू टेंडर बाय एडवर्टाइजमेंट शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब कि अगर आपको एडवर्टाइज टेंडर के द्वारा इंक्वायरी करनी है, खरीद करनी है, टेंडर प्रक्रिया है वो विज्ञापन द्वारा देनी है, तो विज्ञापन द्वारा आप टेंडर प्रक्रिया अपना रहे हैं तो कितने लाख रुपए तक से अधिक खरीद करने पर आपको एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करनी होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए रुपये 10 लाख और उससे अधिक, बी रुपये 20 लाख और उससे अधिक, सी रुपये 25 लाख और उससे अधिक, डी रुपये 1 लाख और उससे अधिक। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रुपये 25 लाख और उससे अधिक। अगर आप एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी आप कर रहे हैं, एडवर्टाइज टेंडर इनविटेशन दे रहे हैं, तो आपको एटीआई के द्वारा कितने रुपए तक की खरीद करेंगे तभी आप एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करेंगे। तो 25 लाख रुपए से अधिक की अगर आप खरीद कर रहे हैं तो निविदा है वो विज्ञापन के द्वारा दी जाएगी और यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल 169, आमतौर पर बोली जमा करने के लिए न्यूनतम समय की अनुमति निविदा सूचना के प्रकाशन या बिक्री के लिए बोली दस्तावेज की उपलब्धता की तारीख से 10 दिनों तक होनी चाहिए। ऑर्डिनरीली द मिनिमम टाइम टू बी अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड शुड बी
डैश फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द टेंडर नोटिस और अवेलेबिलिटी ऑफ द बिडिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल। मतलब कि आपने जिस दिन टेंडर पब्लिकेशन किया या टेंडर डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल करवाए, उसके कितने दिनों के अंदर अंदर वो टेंडर है वो निविदा दाताओं के द्वारा जमा कर देने चाहिए, फर्म के द्वारा जमा कर देने चाहिए। तो उसके लिए एक समय निर्धारित होता है, वो समय हम देख लेते हैं। ऑप्शन में ए 4 सप्ताह, बी 3 सप्ताह, सी 2 सप्ताह, डी 1 सप्ताह। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी 3 सप्ताह। 3 सप्ताह के अंदर आपको क्या करना होगा? 3 सप्ताह में आपको जमा करना होगा जितना भी टेंडर आप इंक्वायरी कर रहे हैं, जो टेंडर निविदा दाता है वो 3 सप्ताह के अंदर अपना टेंडर फॉर्म है वो सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वीक आ जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। और जल्दी से बता दीजिए, अगर आप ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं या इंटरनेशनल जो टेंडरर हैं, तो कितने दिनों के अंदर वो जमा करने चाहिए? उनको समय दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल के टेंडरर हैं जो कि टेंडर सबमिट करना चाहते हैं, फर्म है, तो उनके लिए कितना समय होता है? जल्दी से आप बता दीजिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है 3 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 170, सीमित निविदा पूछताछ तब अपनाई जा सकती है जब खरीदे जाने वाले माल का अनुमानित मूल्य होना चाहिए। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में बी अडॉप्टेड व्हेन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्योर्ड इज अप टू। मतलब कि आप एल टी ई कर रहे हैं, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो कितनी कॉस्ट होनी चाहिए खरीद प्रक्रिया की, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तब जाकर के आप एल टी ई करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 10 लाख रुपए तक, बी 25 लाख रुपए तक, सी 15 लाख रुपए तक, डी 20 लाख रुपए तक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी 25 लाख रुपए तक। आप खरीद कर रहे हैं तो एलटीई में कितने लाख रुपए तक की परचेज करने पर आपको खरीद प्रक्रिया है वो एलटीई के द्वारा अपनाई जानी चाहिए। तो एलटीई के लिए जो लिमिट रखी गई है वो 25 लाख रुपए तक की खरीद के लिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी आप कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली पर आपके सिलेबस से रिलेटेड रिलायबल और ऑथेंटिक कंटेंट हैं वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। इसलिए आप सारे कंटेंट को देखें और अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी अवेलेबल है। आप नॉलेज मंडली के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे कंटेंट को प्रिपेयर करिए। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आप यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट देख करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। नॉलेज मंडली का एक टारगेट है कि आपको 10,000 क्वेश्चंस का एमसीक्यू अवेलेबल करवा दिया जाए, जिससे कि सारे कंटेंट आपको यहीं पर मिल जाएं और कहीं कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़े, कोई दूसरी जगह पर आपको भटकना ना पड़े, और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप कंप्लीट अपना सिलेबस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगले सवाल देख लेते हैं। 171, बोली दस्तावेज की प्रतियां सीधे उन फर्मों को भेजी जानी चाहिए जो सूचीबद्ध वस्तुओं के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता पर सूचीबद्ध हैं। मतलब कि कॉपीज ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट शुड बी सेंट डायरेक्टली टू फर्म्स विच आर एनलिस्टेड ऑन द लिस्टेड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स इन क्वेश्चन बाई। मतलब कि जो बोली दस्तावेज हैं उन फर्मों को ही भेजे जाने चाहिए जहां पर कि वो रजिस्टर्ड सप्लायर है। तो रजिस्टर्ड सप्लायर फर्म की लिस्ट है वो कहाँ पर अवेलेबल होती है? सीपीओ डीजीएस एंड डी की जो वेबसाइट होती है वहां पर वो रजिस्टर्ड होते हैं, या कोई डिपार्टमेंट मंत्रालय उसके पास में भी रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट हो सकती है। तो उनको आप डायरेक्ट प्रतियां हैं या टेंडर डॉक्यूमेंट भेजें और भेज करके रजिस्टर्ड सप्लायर से ही आपको टेंडर इंक्वायरी करनी है। और ये टेंडर इंक्वायरी है वो किस में होती है? लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होती है, जहां पर सेलेक्टेड फर्म है वो रजिस्टर्ड फर्म है उन्हीं से टेंडर इंक्वायरी है वो मांगी जाती है। तो कौन से तरीके से रजिस्टर्ड फर्म को ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजे जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पंजीकृत डाक, बी संदेशवाहक, डी सी ईमेल, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। मतलब कि आप रजिस्टर्ड सप्लायर के पास में टेंडर डॉक्यूमेंट की कॉपी है
पंजीकृत डाक या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हैं, संदेश वाहक के द्वारा भी भेज सकते हैं, ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, कुरियर के द्वारा भी भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के भी द्वारा भेज सकते हैं। तो सभी तरीके से आप भेज सकते हैं। क्या बोली दस्तावेज की प्रतियां भेज सकते हैं, जिससे कि रजिस्टर्ड फर्म है उनको पता लग जाए कि कोई टेंडर प्रक्रिया होने वाली है और वो कॉम्पिटेंट रजिस्टर्ड सप्लायर है, अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए कि रजिस्टर्ड सप्लायर में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी की जाती है, रजिस्टर्ड सप्लायर से लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी की जाती है। तो कम से कम फर्म कितनी होनी चाहिए, मिनिमम फर्म्स है वो कितनी होनी चाहिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के लिए? लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी आप कर रहे हैं तो मिनिमम फर्म है वो कितनी होनी चाहिए जिससे कि एलटी हो जाए? ये आपका कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। देख लेते हैं अगला सवाल क्या हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 172। बोली सुरक्षा में उन बोलीदाताओं के लिए छूट दी गई है जो पंजीकृत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन है पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे और अभी भी रिपीट होने के चांसेस है। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। द बिड सिक्योरिटी इज एग्जेम्प्टेड फॉर बिडर्स हु आर रजिस्टर्ड विद। तो बिड सिक्योरिटी है, ईएमडी है, उससे छूट दी जा सकती है, मुक्ति मिल सकती है, परंतु वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। किसके अंतर्गत रजिस्टर्ड होने चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। ए केंद्रीय खरीद संगठन, बी एमएसई और एमएसएमई, सी संबंधित मंत्रालय या विभाग, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर है जैसे कि सीपीओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या एमएसई या एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या संबंधित मंत्रालय या विभाग के रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, तो ये क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे ईएमडी से। बिड सिक्योरिटी जमा करने से वो मुक्त होंगे, उनको छूट प्रदान की जाएगी। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 173। बोली सुरक्षा की राशि खरीदी जाने वाले माल के अनुमानित मूल्य के डैश परसेंट होनी चाहिए। अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी रेंज बिटवीन डैश ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी परचेज्ड। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1% से 3%, बी 2% से 5%, सी 5% से 10%, डी 6% से 8%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी 2% से 5%। मतलब कि अगर टेंडर प्रोसेस कर रहे हैं तो ईएमडी जमा होती है, बिड सिक्योरिटी जमा होती है और ईएमडी है उसकी राशि कितनी होनी चाहिए? 2 से 5% होनी चाहिए। जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू है, कॉस्ट है खरीद प्रक्रिया की, उसके 2 से 5% है वो बिड सिक्योरिटी जमा की जाती है, जिससे कि कोई फर्म है छोड़ ना दे बीच में, फाइनल होने के बाद में वो प्रोसेस कंप्लीट ना करे या सप्लाई ना कंप्लीट करे, तो उसके लिए उसको बंधन प्रदान कर दिया जाता है कि वो टेंडर प्रोसेस से भाग ना सके। इसलिए 2 से 5% उससे ईएमडी है वो जमा की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। और अगला सवाल देख लेते हैं 174। बोली सुरक्षा इस रूप में स्वीकार की जा सकती है। बिड सिक्योरिटी में बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ। इस तरीके के क्वेश्चन है वो पुरानी परीक्षा में पूछे गए और अभी भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल खड़े रहते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए अकाउंट पे ड्राफ्ट, बी सावधि जमा रसीद, सी बैंकर चेक, डी किसी भी वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी और ई उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई उपर्युक्त सभी। आपको बिड सिक्योरिटी जमा करनी है तो बिड सिक्योरिटी है वो परचेजिंग एंटिटी है वो कौन कौन से तरीके से रिसीव कर सकती है? अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा ले सकते हैं, डीडी के द्वारा ले सकते हैं, या सावधि जमा रसीद जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद होती है, एफडी होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट होती है, उसके द्वारा भी ले सकते हैं। और बैंकर चेक के द्वारा मतलब कि चेक के द्वारा भी रिसीव की जा सकती है। और किसी भी वाणिज्यिक बैंक से बैंक गारंटी के रूप में भी प्राप्त की जा सकती है। तो इन सब तरीके से बिड सिक्योरिटी है वो रिसीव की जा सकती है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई। मूव टू क्वेश्चन नंबर 175। असफल बोलीदाता की बोली सुरक्षा राशि कितने दिनों में वापस की जानी चाहिए? बिड सिक्योरिटी ऑफ द अनसक्सेसफुल बिडर बी रिटर्न्ड। ऑप्शंस आर ए अनुबंध दिए जाने के 30वें दिन या उससे पहले, बी अनुबंध दिए जाने के 20वें दिन या उससे पहले, सी अनुबंध दिए जाने के 15वें दिन या उससे पहले, डी अनुबंध दिए जाने के 10वें दिन या उससे पहले।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अनुबंध दिए जाने के 30वें दिन या उससे पहले, मतलब कि टेंडर अलॉट हो गया है, कोई जो लोअर टेंडरर है, मतलब लोवेस्ट प्राइस जिसकी प्राप्त हुई है, जिसको हम L1 बोल रहे हैं, उनको टेंडर अलॉट हो गया है, टेंडर फाइनल हो गया है, तो फाइनल होने के बाद में जो भी पार्टी फर्म है उसको टेंडर अलॉट हो गया, तो जो बाकी जो रेस्पॉन्स जिन्होंने दिया था, जो टेंडर सबमिट किया था, वो क्या हो जाएंगे, अनसक्सेसफुल बिडर हो जाएंगे। और अनसक्सेसफुल बिडर है उनको क्या करना होगा, अनसक्सेसफुल बिडर को क्या करना होगा, जो बिड सिक्योरिटी इनसे जमा की गई थी उनके 30 दिन के भीतर क्या करना होगा, ये ईएमडी है उसको लौटा देना होगा। मतलब कि 30 दिन है वो लास्ट डेट है, उससे पहले भी दे सकते हैं, तो 30 दिन है वो क्या हो जाएंगे, अंतिम दिनांक हो जाएगी। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं जमा करते हैं तो वहां पर ब्याज के सहित तो उनको लौटाना होगा खरीद एंटिटी को। तो ये बात का ध्यान रखना है कि अनुबंध दिए जाने के 30वें दिन या उससे पहले हमें अनसक्सेसफुल बिडर को ईएमडी है वो वापस कर देनी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला सवाल 176, एक सफल बोलीदाता की निष्पादन सुरक्षा राशि कितनी होनी चाहिए? द परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑफ ए सक्सेसफुल बिडर शुड बी फॉर एन अमाउंट ऑफ, मतलब कि एसडी होती है, सक्सेसफुल बिडर है उसको एसडी जमा होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है कि वो पूरे साल तक सप्लाई करेगा। फाइनल टेंडरर है या जिसको टेंडर अलॉट हुआ है वो पार्टी है, फर्म है, उसको एसडी जमा करनी होगी जिससे कि वो निष्पादन कर सके। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जिसको कहते हैं एसडी बोलते हैं। तो कितनी राशि एसडी के रूप में प्राप्त होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अनुबंध के मूल्य का 1% से 5%, बी अनुबंध के मूल्य का 5% से 10% तक, सी अनुबंध के मूल्य का 10% से 15% तक, डी अनुबंध के मूल्य का 3% से 5% तक। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। जो एसडी होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो कितना जमा होना चाहिए? 5 से 10% होना चाहिए। जो टोटल खरीद प्रक्रिया है उसके 5 से 10% होना चाहिए। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि ईएमडी है उसकी राशि कितनी होनी चाहिए, वो 2 से 5% होनी चाहिए। तो ईएमडी है वो जो टेंडरर है वो बीच में ना छोड़ जाए, टेंडर प्रक्रिया है फाइनल होने के बाद में परफॉर्मेंस भी करे। तो ईएमडी की राशि है वो कितनी होती है? 2 से 5% होती है, जबकि सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 5 से 10% होता है। इस तरीके के क्वेश्चन है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सारे तरीके के क्वेश्चंस का कलेक्शन है मैं लेकर के आ रहा हूँ, जहां पर कि परचेज प्रोसीजर है और जीएफआर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी चैनल पर अवेलेबल है। आप सारे क्वेश्चन देखें और अपने आप को प्रिपेयर करें। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है अनुबंध मूल्य का 5 से 10% है वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या एसडी के रूप में जमा किया जाता है सक्सेसफुल बिडर से। आगे का सवाल देख लेते हैं 177, आपूर्तिकर्ता या आपूर्तिकर्ताओं को केंद्रीय खरीद संगठन पर डैश अवधि के लिए पंजीकृत किया जाएगा? द सप्लायर सेल बी रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डैश पीरियड, कितने अवधि तक उनको रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट में रखा जाएगा, वो सप्लायर की लिस्ट में बने रह सकते हैं? तो वो अवधि हमें पता लगानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 1 से 3 वर्ष के बीच, डी असीमित समय। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। 1 से 3 वर्ष के बीच के लिए उसको क्या करते हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट में रखते हैं। तो 1 से लेकर के और 3 वर्ष तक वो रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट में रहते हैं। और ये जो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद में उनको अपना रजिस्ट्रेशन है या रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट में फर्म को क्या करना होगा, फिर से रजिस्टर्ड करवाना होगा, फिर से उनको एप्लीकेशन लगाना होगा और तब जा करके वो सब रजिस्टर्ड सप्लायर की लिस्ट में हो सकते हैं। सीपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 से 3 वर्ष की अवधि होती है, तब तक वो क्या हो सकते हैं, पंजीकृत आपूर्तिकर्ता हो सकते हैं, परंतु उसके बाद में उनको रिन्यू करवाना होगा। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में एकल निविदा पूछताछ के माध्यम से एकल स्रोत से खरीद का सहारा लिया जा सकता है? प्रोक्योरमेंट फॉर ए सिंगल सोर्स थ्रो सिंगल टेंडर इंक्वायरी मे बी restored to in which among the following circumstances
वो कौन-सी परिस्थिति है जहाँ पर आप सिंगल टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब एक ही फर्म से माल खरीद रहे हैं। तो एसटीई करने के लिए कौन-कौन सी कंडीशन है जिनमें कि एक सिंगल फर्म से आप परचेज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंगल फर्म है तो कोई कॉम्पिटिशन है वो मार्केट में नहीं होगा। एक फर्म है उसी से आप माल खरीद रहे हैं, उसी को टेंडर दे रहे हैं। तो एसटीई है वो क्यों ज़रूरी हो जाती है? यहाँ पर ओपन टेंडर है, वो नहीं किया जा रहा है या कॉम्पिटिशन को भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इश्यूज़ है वो भी हो सकते हैं। तो क्यों एसटीई की जाती है? सिंगल टेंडर इंक्वायरी की जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, केवल एक विशेष फर्म आवश्यक वस्तुओं का निर्माता है। बी, आपातकाल के मामले में आवश्यक सामान किसी विशेष स्रोत से खरीदा जाना आवश्यक है। सी, उपकरण के मौजूदा सेट के अनुकूल होने के लिए मशीनरी या स्पेयर पार्ट्स के मानकीकरण के लिए आवश्यक वस्तु को केवल एक चयनित फर्म से खरीदा जाना है। डी, उपर्युक्त सभी। तो एसटीई है वो क्यों की जाती है? यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी, उपर्युक्त सभी। इन सभी परिस्थितियों में पहला देख लेते हैं, केवल एक विशेष फर्म आवश्यक वस्तुओं का निर्माता है, मतलब कि जो आप खरीदना चाह रहे हैं वो एक ही फर्म है, वो उसके अलावा कोई बनाता नहीं है, तो वहां पर निश्चित रूप से सिंगल टेंडर इंक्वायरी होगी। दूसरी जगह वो आप जो चीज खरीदना चाह रहे हैं अवेलेबल नहीं है तो सिंगल सोर्स यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा है आपातकाल के मामले में, मतलब कि इमरजेंसी में आपको क्या करना है, सामान की खरीद करनी पड़ रही है और वो विशेष स्रोत से, मतलब कि एक सिंगल सप्लायर है, सिंगल फर्म है, वहीं से खरीदना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर आपको इमरजेंसी हो गई है। और तीसरा है उपकरण के मौजूदा सेट के अनुकूल होने के लिए मशीनरी या स्पेयर पार्ट्स के मानकीकरण के लिए आवश्यक वस्तु को केवल एक चयनित फर्म से खरीदा जाना आवश्यक हो जाता है। आपने पहले से ही कोई प्लांट लगाया है या मशीन खरीदी हुई है, प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, तो वो प्लांट या मशीनरी है, उसके लिए स्पेयर पार्ट्स हैं, वो एक निश्चित सोर्स से मिलेंगे। जिसने प्लांट लगाया है, इंस्टॉल किया है, खड़ा किया है या कोई मशीनरी सप्लाई करी है, तो वो पार्ट है वो उसी जगह से मिलेंगे, सिंगल सोर्स से मिलेंगे। दूसरे पार्ट है वो कंपैटिबल नहीं होते हैं, लगते नहीं हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसटीई करना पड़ेगा। सिंगल सोर्स है, जिसने प्रोजेक्ट है या मशीनरी है, इक्विपमेंट इंस्टॉल किया है, वहीं से उसके स्पेयर पार्ट्स है, मशीनरी है, वो मिल सकती है। तो सभी मामले में हम क्या करेंगे, सिंगल टेंडर इंक्वायरी करेंगे, सिंगल सोर्स से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 179, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान के मामले में निजी फर्मों के मामले में यह अनुबंध मूल्य के डैश प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स, इट शुड नॉट एक्सीड डैश परसेंटेज ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इन केस ऑफ प्राइवेट फर्म्स। मतलब कि आपको एडवांस पेमेंट करना है और वहां पर प्राइवेट फर्म है, तो प्राइवेट फर्म को आप एडवांस कितना दे सकते हैं, टोटल जो खरीद प्रक्रिया कर रहे हैं उसका कितने प्रतिशत तक आप एडवांस पेमेंट दे सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए। ए 30%, बी 50%, सी 60%, डी 20%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 30%। आप 30% तक का एडवांस दे सकते हैं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान के मामले में। निजी फर्मों के मामले में यह अनुबंध मूल्य के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा 30% तक आप एडवांस दे सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि प्राइवेट फर्म के लिए 30% है। जल्दी से बता दीजिए, अगर गवर्नमेंट की कोई फर्म है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट फर्म है, तो कितने राशि दी जा सकती है, या ऑटोनोमस बॉडी है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पीएसयू है, तो कितने प्रतिशत तक आप एडवांस दे सकते हैं, ये कमेंट आपका आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर पाते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करते रहिए कि गवर्नमेंट फर्म है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या पीएसयू है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, तो उसको एडवांस कितने रुपए तक दिया जा सकता है, कितने प्रतिशत तक जो खरीद प्रक्रिया का दिया जा सकता है, वो आपका कमेंट आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है ए 30%। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 180, आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम भुगतान के मामले में, रख रखाव अनुबंध के मामले में, राशि अनुबंध के तहत
10 महीनों के लिए देय राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स, इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट पेबल फॉर डैश मंथ्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर एडवांस से संबंधित ही क्वेश्चन है, जहां पर कि मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, मंथली पेमेंट है वो करना होगा, या मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो कितने महीनों के जो देय राशि है उससे अधिक आपको पेमेंट नहीं करना होगा, कितने दिनों के पेमेंट तक आप क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ए 2 महीने, बी 3 महीने, सी 6 महीने, डी 12 महीने। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी 6 महीने। 6 महीनों की जो पेमेंट है उनका एडवांस पेमेंट है वो किया जा सकता है। जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो 6 महीनों में जितना पेमेंट उनको देना है तो वो 6 महीने की राशि है, उससे अधिक आप पेमेंट एडवांस में नहीं कर सकते। कई बार फर्म ये होती है कि एडवांस पेमेंट मांग लेते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें अपने वर्कर को या जो मेंटेनेंस दे रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं उनको पेमेंट करना है, तो आप हमें पेमेंट करेंगे तभी आप M&R है वो मेंटेनेंस एंड रिपेयर की सर्विस दे पाएंगे। तो उसके लिए कंडीशन बताई गई है कि 6 महीने से अधिक का एडवांस पेमेंट उसको नहीं करना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चन है वो सामान्य वित्तीय नियमावली पर आधारित थे, मतलब कि GFR 2017 पर बेस्ड थे, जिसमें परचेज प्रोसीजर पर फोकस किया गया था। आपके सिलेबस में जैसे कि UDC, OS, ASO, SO, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ACDC इन EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में परचेज प्रोसीजर पर और GFR पर बेस्ड क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और आपके सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी अवेलेबल है। आप सारे कंटेंट को देखें और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दें। नवोदय विद्यालय में जो रिसेंटली परीक्षाएं हुई थी उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी जारी करने वाला हूं, तो सर्वे कर रहा हूं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है वो जरूर आपको मैं बताऊंगा। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं कि इस तरीके की तैयारी है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर करवाई जा रही है। इसलिए आप सारे लोग जुड़ करके और मोटिवेशन देते रहे, एक ग्रुप तैयार करें। और अगर आपने परीक्षाएं दी हैं जैसे कि LD, LDC परीक्षा दे चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन पेपर भी आप बता सकते हैं, क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां पर आप अपना क्वेश्चन पेपर भी दे सकते हैं और उसकी की पर हम चर्चा कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी फायदा मिलेगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करें, आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और नॉलेज मंडली को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।